नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। हम लोग करंट अफेयर्स की चर्चा कर रहे हैं और यह दूसरा लेक्चर है। कुछ विद्यार्थियों का ये मैसेज था कि करंट अफेयर्स में आने से पहले एक आउटलाइन बता दी जाए पूरी तैयारी की। इसके पहले मेरा एक इसी चैनल पर वीडियो है, आईएएस क्यों बने, आईएएस क्या होता है और आईएएस कैसे। जब आप उसे एक बार देख लेंगे तो शायद समझना और आसान हो जाए। आज हम संक्षेप में जो बातचीत करने वाले हैं वह यह कि कैसे करंट अफेयर्स को पढ़ते समय हम अपने सिलेबस को तैयार करते हैं। फिर भी पूरी एक ब्लूप्रिंट बनाने की कुछ तैयारी है आज कि जो भी विद्यार्थी इससे जुड़ रहे हों उन्हें एक बार पूरा अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से पढ़ाई हो रही है या तैयारी चल रही है। बहरहाल एक घटना से शुरू करते हैं कि एक विद्यार्थी आया मुंबई से, नीलेश, क्योंकि मैंने उसके बारे में पता किया। उसने बताया कि मैं बचपन से मुंबई में रहा हूँ और मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं इलाहाबाद आया हूँ, मेरे पास आया हूँ। तो जब मैंने उसकी लाइफ स्टाइल जानी तो फिर मैंने उससे कहा कि 7-8 दिन तुम इलाहाबाद में रहो, जितने कोचिंग सेंटर है वहाँ पता करो, तो पहले 7-8 दिन रुकने का मन बनाओ, फिर हम लोग एडमिशन की बात करेंगे। खैर वो 7-8 दिन अलग अलग कोचिंगों में गया, फिर वो होके आया। तो उसने जो सवाल ये किया कि सर आईएएस बनते कैसे हैं, यहाँ जगह जगह आईएएस के बोर्ड लगा हुआ है। दूसरा, जहाँ भी वो शायद शुरुआती कोचिंग हर जगह चल रही थी तो हर जगह इतिहास शुरू था। तो उसने कहा कि हर जगह सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया जा रहा है, तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ के कैसे आईएएस बन सकते हैं। तो मैंने कहा ये तुम्हारा प्रश्न जो है वो बहुत ही लॉजिकल है, और यहीं से शुरू करते हैं कि भाई एक जीएस उसका पोर्शन है, एक हिस्सा है जनरल स्टडीज पढ़ना, लेकिन आईएएस एक जुनून है। और जुनून क्या है? समाज को बेहतर बनाने का। इसलिए मैं शुरू से कहता रहा हूँ ये कोई कैरियर जैसा नहीं होता है, इसमें तो एक पागलपन है कि हमें बहुत बेहतर काम करना है, और बेहतर काम करने के लिए आप इस चुनौती को स्वीकार करते हो। अब देखिए, अब उसी प्रश्न करें, फिर बाद में खैर नीलेश से मैंने मना किया कि फिर तुम्हारे लिए मुंबई की लाइफ स्टाइल सही, और आज अच्छा है कि आज कल वो मुंबई हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा वकील है। खैर आते हैं उसी बात से। अब क्या होता है? अब ये होता है कि एक लाइफ स्टाइल की तरह हमें तैयारी को देखना चाहिए। ये बहुत कठिन तैयारी नहीं है, हाँ टेक्निकल तैयारी है। आप अगर विज्ञापन पे गौर करें तो उसमें कहता है कि हमें सामान्य समझ के लोग चाहिए, बहुत गहराई पे वो ज़्यादा जोर नहीं दे रहे, वो एक सामान्य समझ की बात कर रहे हैं। तो इसी दृष्टिकोण से आज हम लोग, पूरी बातें मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप उस वीडियो लेक्चर में उसे सुन लीजिएगा। यहाँ आज हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे इस तैयारी को हमें करना है, क्या क्या उसमें प्रश्न पत्र होते हैं और उनको कैसे हम करंट से जोड़कर पढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें हम लोग आज के जो लेक्चर है उसमें एक तो स्ट्रेटजी पूरी देखें, रणनीति, सिलेबस को देखते हुए, फिर देखें करंट अफेयर्स और सिलेबस कैसे आपस में मैच करते हैं। फिर हम देखेंगे कि रोज़ की तैयारी के बाद हम किस तरह से और अधिक अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अब जैसे सफलता का ब्लूप्रिंट, इसका नाम दिया सिविल सेवा परीक्षा, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे, रणनीति और मार्गदर्शन कैसे किया जाना चाहिए। ठीक, और मैंने यहाँ से लिखा सिर्फ कोचिंग नहीं। एक्चुअली जब हम किसी ऐसी बड़ी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें पूरे व्यक्तित्व की भूमिका अहम हो जाती है, पर जैसे अब भाई एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, आईआईटी है, ये बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें आपको सीधे फोकस करना पड़ता है आपकी पाठ्य सामग्री पर। यहाँ पूरी सिविल सर्विसेज एक व्यक्तित्व से जुड़ी तैयारी है, इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ कोचिंग नहीं, मतलब आपको अपने भीतर भी लगातार परिवर्तन करना होता है। अब आते हैं, सिविल सेवा देश की सर्वोच्च सेवा है और सिविल सेवा परीक्षा भारत की सबसे सम्मानजनक परीक्षाओं में से एक है। ठीक, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है ज़्यादा? क्योंकि भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में नीति निर्माण निर्णायक भूमिका हो गई है। युवाओं के समक्ष कैरियर की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है। प्रशासन की वो भूमिका जिसे नकारा नहीं जा सकता है। वर्तमान दौर में आज हर क्षेत्र के लोगों को ये आकर्षित कर रही है। कोई आईआईटी से आ रहा है, कोई आईआईएम अहमदाबाद से आ रहा है, कोई बीए करके आ रहा है, कोई डॉक्टर है वो आ रहा है। उसकी वजह ये है कि इसमें जो चुनौती है और चुनौती के साथ साथ जो समाज को बेहतर बनाने की जो भूमिका है वो अधिक व्यापक होती है, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ रही है।
संक्षेप में फिर अब देखिए इसमें 3 तरह की जो मेरा अपना अनुभव है 20 साल से पढ़ाने का, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक समग्र दृष्टिकोण आपको बनाना पड़ता है। विषय की संपूर्णता और टू द पॉइंट शिक्षण के में संस्थान अद्वितीय। मतलब क्या है, जो जब भी आप चर्चा कर, जो हमने जो इंस्टीट्यूट बनाया उसमें क्या मेन बात क्या है कि संपूर्णता, विषय की संपूर्णता को जानना है आपको। और इसीलिए जैसे मान लिया अगर मानसून सत्र खत्म हुआ है आज कल, तो मानसून सत्र खत्म होने हमें ये पता चला कि भाई 12 जो बिल हैं वो पास हो गए हैं, तो आप सिर्फ उतनी जानकारी नहीं छोड़ सकते, आपको देखना पड़ेगा मानसून सत्र है, इसका मतलब अगर मौसम के अनुसार मानसून सत्र है तो और सत्र होते रहेंगे। सत्र कौन कौन से होते हैं, उसी बहाने आपने लोकसभा जाना, राज्यसभा जाना, तो इस तरह एक संपूर्णता की तैयारी करनी होती है। ठीक, अब इसमें मेन चीज़ क्या होती है, उत्कृष्ट लेखन क्षमता, क्योंकि मेंस एक बहुत बड़ा दायरा अपनाया जाता है, इसलिए कहा जाता है देश सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपने पर विश्वास और लेखन क्षमता को बढ़ाना अति आवश्यक होता है। और तीसरा, धैर्य के साथ निरंतर प्रेरणा और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि धैर्य, जैसे कभी कभी कल ही परसों एक विद्यार्थी कह रहा था कि मैंने कहीं सुन लिया कि 7-8 साल से तैयारी करता है, IAS PCS का ग्राह है युवाओं की, या इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। देखिए अन्य परीक्षा से फ़र्क क्या है, जब आप तैयारी करते हो तो इसका अर्थ थोड़ा है कि आप कोई बर्डन सह रहे हो, आप कोई यातना सह रहे हो। इसलिए कहा जाता है जो बनना चाहते हो महसूस करो। तो जब आप वो महसूस करके पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के जो 4 या 5 साल हैं वो ऐसा नहीं कि तनाव वाले साल हैं, वो आपको एक बेहतर इंसान बनाने की प्रक्रिया है। आप भारत अमेरिका संबंध में क्या हो रहा है उसे सोच रहे हो, ठीक, गरीबों की कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलानी चाहिए वो आप महसूस कर रहे हो। तो कहते हैं जब आप एक व्यक्तित्व के तौर पर उसे पढ़ते हो तब वो जो 4 या 5 साल आपके जीवन के स्वर्णिम काल बन जाते हैं। अभी मेरा एक जो चैनल है लाइव विद फिलॉसफी, मैंने उसमें स्पार्टाकस के बारे में एक जो आदि विद्रोही है, जो पहला संसार का विद्रोही था, उसके बारे में कहानी सुनाई। तो कहता है कि जब वो भले उसका अंत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो कहता है वो 4 साल जब हम पूरी मानवता के लिए लड़े थे, हम अपने लिए नहीं कर रहे थे, हमें लग रहा था हमें जीवन को बेहतर बनाना है, उससे अच्छे साल नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ तैयारी के दौरान आप महसूस कीजिए कि आप एक महान कार्य के लिए प्रेरित हो रहे हैं और आगे बढ़े। इसके लिए कहा जाए धैर्य के साथ निरंतर प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। फिर आते हैं, इसमें एक सरल सी जानकारी है कि देखिए 3 चरण अलग अलग हैं। एक है साक्षात्कार, व्यक्तित्व परीक्षण होता है, मुख्य परीक्षा, फिर उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा। अब देखिए शुरुआत कहाँ से होती है, हमें शुरुआत यहाँ से होती है कि प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं क्वालिफाइंग पेपर के तौर। दूसरा जो प्रश्न पत्र है एक CSET का वो क्वालिफाइंग होता है, तो ये प्री की एग्जाम है मोटा मोटी। मुख्य परीक्षा में कुल 9 प्रश्न पत्र, निबंध, GS के 4 पेपर, वैकल्पिक विषय और फिर अंग्रेजी हिंदी का आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। टोटल साक्षात्कार तक हम लोग ये पहुँचते हैं। फिर आगे बढ़ रहे हैं जहाँ हम लोग पहुँचना है। फिर एक संक्षेप में जानकारी है कि जनरल स्टडी 200 अंक का होता है, 2 घंटे का समय होता है, 100 प्रश्न होते हैं। मेरिट निर्धारित करते हैं एक तरह से। प्रमुख विषय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजतंत्र, शासन, आर्थिक सामाजिक विकास, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान, ये होता है। और CSET का जो पेपर होता है जो क्वालिफाइंग होता है 23 निवारण, उसमें बोधगम्यता, संचार कौशल, तार्किक कौशल, विशिष्टात्मक क्षमता, निर्णय लेना, सामान्य मानसिक योग्यता और आधारभूत संख्या आदि है। 10वीं कक्षा के स्तर तक का माना गया है। ये सामान्यता प्री का है। देखिए लिखा तो इस तरह के है, लेकिन ये डिवीज़न पेपर के अनुसार करना पड़ा है। पढ़ाई पूरी समग्रता से होती है, ऐसा नहीं कि ये अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जब आप साक्षात्कार, व्यक्तित्व परीक्षण, जब एक आप IAS की तरह सोचने लगते हो, महसूस करने लगते हो, तब फिर आपके जो मेंस की जो गहराई है वो अपने आप आ जाती है। जैसे भारत अमेरिका संबंध के बारे में अगर कहा जाए, भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति आपस में मिलने वाले, या मान लिया 2-3 ब्रिक्स सम्मेलन में संभावना है कि चीन के राष्ट्रपति आने वाले हैं, भारत के प्रधानमंत्री मिलेंगे, तो एक जो विदेश विभाग में जो कार्यरत IAS ऑफिसर IFS है वो क्या सोच रहा है, उस तरह जब हम सोचना शुरू करेंगे कि हाँ चीन का ये मुद्दा है, भारत का ये मुद्दा है, आपस में मिलेंगे तो ये बातें होंगी। तो जब ये महसूस करना होता है तब मुख्य परीक्षा बेहतर होती है और व्यक्तित्व भी आपका बेहतर बनता है। फिर आते हैं, फिर उसके आधार पर जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट से लगे तथ्यों को हम देखते हैं। पुराने समय जो थोड़ा फाइट कम थी तो प्री की
क्लासेस अलग चलती थी, मेंस की अलग चलती थी। लेकिन अब आपने देखा होगा, क्योंकि अब परीक्षा जो बहुत कठिन होती जा रही है, और दोनों चीज़, अब प्री के भी ज़्यादातर सवाल आपको मुख्य परीक्षा जैसे लगेंगे, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षाओं में ज़्यादातर प्रश्न जो अवधारणाओं को पूछा जाता है। तो ये है। फिर आगे आते हैं। अब आ रहे हैं हमारे पूरे जीएस का मेंस के सिलेबस पर। इसके पहले मैंने कहा इसी का विस्तार है, प्री में उसी को छोटे हिस्सों में रखा गया है। जैसे अभी समसामयिकी है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, भारत का इतिहास है, राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है, राजतंत्र है, शासन है, संविधान है, आर्थिक सामाजिक विकास पर, ये चीज़ें हैं। इन्हीं को अलग से विस्तार में टॉपिक के आधार पर रखा गया है। तो तैयारी करते समय जो सबसे अच्छा स्वरूप होता है तैयारी का, कि आपको इन टॉपिकों में अपने को विभाजित करना पड़ता है। सिलेबस बहुत बड़ा है, आप उसको पीडीएफ कहीं भी मिल जाएगा, या तो चैनल पे भी आप देख लेंगे। यहाँ मैं संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि हमें आगे करंट अफेयर्स पे पहुँचना है। देखिए, पहले पेपर में 3 हिस्से, इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय समाज और भूगोल को रखा गया है। ठीक, प्राचीन से आधुनिक काल तक कला, साहित्य और वास्तुकला। मतलब इसमें क्या है कि प्राचीन काल से पहले हम राजा महाराजाओं का लंबा इतिहास पढ़ते थे, उसे संक्षेप में भले परीक्षा में सीधे ना आए, लेकिन आपको बैकग्राउंड के तौर पे आना चाहिए। लेकिन उसमें से निकालना क्या है, मुख्यतः निकालना ये है कला और संस्कृति का। फिर अगला हिस्सा होता है 18वीं सदी के वर्तमान तक का, 18वीं सदी से वर्तमान तक का आधुनिक भारतीय इतिहास। तो भारत में थे, अब 18वीं शताब्दी से जो शुरू हो रहा है, अंग्रेजों के आने के साथ जो इतिहास की रूपरेखा बन रही है, उसे लेकर वर्तमान समय तक के आपको स्वतंत्रता संग्राम और विश्व युद्ध, स्वतंत्रता संग्राम तक आना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। अगर आप भी देखें जो प्रश्नों की प्रकृति है, चाहे प्री में हो चाहे मेंस में हो, अब प्राचीन इतिहास से जो घटनाक्रम कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसी कला संस्कृति जोड़कर और राष्ट्रीय आंदोलन से सबसे ज़्यादा प्रश्नों को देखा जाता है। इसके साथ साथ इन्होंने जोड़ा है विश्व इतिहास, औद्योगिक क्रांति से विश्व युद्ध तक पूरा। अब विश्व इतिहास पढ़ने का लाभ क्या होता है कि आज भी जब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन, जब सेकंड पेपर में जाकर हम लोग आईआर पढ़ते हैं, तो आईआर आपको तभी समझ में आता है इंटरनेशनल रिलेशन जब आपने विश्व इतिहास पढ़ा हुआ है। वर्तमान में ज़्यादातर जो करंट की घटनाएं हैं, आप देखिए, चाहे ईरान का मसला हो या फिर रूस, फिर यूक्रेन युद्ध चल रहे हैं, या जितनी भी आप बड़ी बड़ी घटनाएं देख रहे हैं, उसके जो लिंक हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री। इसलिए ऐसा माना गया कि आपको विश्व इतिहास भी पढ़ना चाहिए। और विश्व इतिहास में पूरे बहुत जरूरत नहीं जानकारी, हमें क्या है, औद्योगिक क्रांति से विश्व युद्ध तक। फिर दूसरा था इंडियन सोसाइटी, समाज, भारतीय समाज की विविधता क्या है, महिलाओं की भूमिका, गरीबी, शहरीकरण और भूमंडलीकरण का प्रभाव, इसको हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद ठीक, वर्ल्ड का प्रभाव, फिर सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता। इसी में एक शब्द जुड़ता है भारत, वो दार्शनिक विचारधाराएं। जैसे अब इसे पढ़ने के बाद, ये तो उन्होंने कह दिया भाई आपने इतिहास पढ़ लिया, इतिहास पढ़ने के बाद फिर आपने वर्ल्ड का भी इतिहास पढ़ लिया, अब आते हैं समाज को समझने का तरीका। समाज के साथ साथ उन्होंने कहा कि जैसे कहते हैं कि आप भारत में अगर भारतीय समाज को नहीं समझ रहे हैं और उसी सेवा में आपको जाना है, इसलिए आपको भारतीय समाज की विविधता बढ़ाई गई। फिर ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि वर्तमान दौर जो 1990 के बाद जो चीज़ें चली हैं ग्लोबलाइजेशन की, उसे आपको देखना होता है। फिर सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये प्रमुख चुनौतियां हमारे साथ। आज भी आप देखिए जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उसमें अभी भी मुख्य मुद्दा जो इलेक्शन का है, जिसमें पार्टियों का अलग अलग बंटवारा है, वो बंटवारा धर्मनिरपेक्षता का है, सांप्रदायिकता, अभी भी ये मुद्दे बने हुए हैं। इसलिए इंडियन सोसाइटी के बहाने इसे समझना होता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि इसमें एक टॉपिक अलग से जोड़ा गया है जो दर्शन शास्त्र, पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब यहाँ पर आपको मार्क्सवाद, गांधीवाद, या जो भी जिन्होंने लिखा तो सीधा बस लिख के दिया कि सामाजिक राजनीतिक दर्शन शास्त्र लिख के छोड़ा गया है, लेकिन जैसे अभी जंतर मंतर प्रदर्शन हो रहा है, या जो प्रतिरोध के अलग अलग तरीके हैं, उसको यहाँ बेसिक भाई जो हमारा समाज और समाज जो परिवर्तनकारी चीज़ें चल रही हैं, एक आईएएस ऑफिसर तो तैयार, जो उसकी आईएएस बनने की तैयारी कर रहा है, उसे इन मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर भूगोल का है, विश्व का भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं हैं, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण है, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी जैसे महत्वपूर्ण भौभौतिक घटनाओं के बारे में। इसमें जो इसका एक आर्थिक पक्ष के तौर पर इसको देखा गया है। हम अभी आपदा प्रबंधन पे पढ़ेंगे थर्ड वाले हिस्से में, इसमें अलग, लेकिन यहाँ पर आपको भूगोल को और भूगोल को इस तरह देखना है कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र जो है, आर्थिक क्षेत्र है, उसे हमें उसके अनुरूप ज्योग्राफी को समझना होता है। तो देखिए ये पहला पेपर है, ये एक तरह से आपके इतिहास, संस्कृति, फिर आपके समाज की जानकारी मिली, फिर समाज की जानकारी आपको मिल गई, फिर जिस भूभाग में आप हैं
उसका कैसे विकास में योगदान है, इसे हमें देखना होता है। अब देखिए दूसरा है, मुख्यतः इसका जो शीर्षक है इसका, वो शीर्षक यही है कि शासन व्यवस्था, संविधान और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक, इसी 3 हिस्सों में से बांटकर देखा जाता है। तो इसका पहला हिस्से में हम लोग देखते हैं संविधान और शासन प्रणाली आपको पढ़ना होगा। फिर ऐतिहासिक आधार क्या है, विकास विशेषताएं, इसमें संशोधन जो लगे, संघ राज्यों कार्य शक्ति और पृथक्करण, संसद कार्यपालिका न्यायपालिक संरचना। एक तरह से संविधान की बेहतर जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है एक प्रशासनिक अधिकारी है, उसने संविधान इतनी गहराई से पढ़ा होता है कि वह संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात कर लेता है। कहते हैं ना, देश कैसे चलता है, देश उस वहाँ के संविधान से चलता है। तो ये पूरी संविधान के लिए, संविधान के साथ साथ इसका जो आउटपुट आ रहा है, सामाजिक न्याय और विकास। पूरे संविधान का अंतिम लक्ष्य क्या है? सामाजिक न्याय के तौर पे है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय के जो मूल्य आते हैं उसको फिर सरकार नीति और विकास, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूह, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन संबंधित विषय और गरीबी और भोग, ये पूरे हिस्से को संविधान के साथ रखा गया है। फिर अभी देखा जाता है कि यहीं पर हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, इतिहास पढ़ चुके हैं, इसके संविधान देख लिया है। फिर इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। अंकों के हिसाब से 3 या 4 सवाल आते हैं मेंस में, लेकिन प्री और मेंस के साथ साथ एक आपकी समझ बनाने में सबसे बड़ा हिस्सा इसका। इसमें देखिए इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिटेल है। देखिए भारत और उसके पड़ोसी देश, जैसे हम एक व्यक्ति के तौर पर, हम लोग IR की कुछ क्लासेस अलग से लेंगे कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति का दुनिया के साथ क्या संबंध होता है। तो उसका एक परिवार है, उसका पड़ोसियों के साथ पहला संबंध होता है। पड़ोसियों के साथ साथ उस जिस जिले में रह रहा है वहाँ के जो पावरफुल लोग हैं उनके साथ जो उसके संबंध है, या उसके संबंध ना भी हो। अगर रूस और अमेरिका युद्ध कर रहे हैं या ईरान अमेरिका युद्ध चल रहा है तो भारत भले सीधे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव भारत पे पड़ता है। इसलिए देखिए, और फिर तीसरा क्या आता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आ गए जो कि इस पूरे दुनिया के एक नियामक के तौर पर है। अभी भी बहस चल रही है, एक तरफ ईरान इराक युद्ध हो रहा है, ठीक, अमेरिका और ईरान युद्ध चल रहा है, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कल भी गोलाबारी हुई है। तो लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं निष्प्रभावी हो गई हैं, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नैतिकता बची नहीं। लेकिन अभी भी बची, अभी भी संस्थाएं हैं, तभी तो हम ये प्रश्न कर पा रहे हैं ना कि भाई, और जो भी, चाहे ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रूस हो, अगर ये युद्ध कर भी रहे हैं तो अपने को उनको जस्टिफाई करना पड़ता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, संस्थाएं हैं, उन्हीं के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमें इनका बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंचों को अलग से देखना पड़ता है। फिर इसके बाद थर्ड पेपर आते हैं। थर्ड पेपर को ये थोड़ा सा कभी कभी लेंदी पेपर माना जाता है, क्योंकि इसमें जो हिस्सा है वह 4 चीज़ें। पहले तो अर्थव्यवस्था और कृषि, योजना, संसाधन, विकास और रोजगार, समावेशी विकास, सरकारी बजट, फसलें, सिंचाई प्रणाली, न्यूनतम समर्थन और खास सुरक्षा। इसका जो और डिटेल है वो प्री में के दृष्टिकोण से आपको बेसिक इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ता है। यहाँ उसके अप्लाइड हिस्से पर ज़्यादा बल दिया गया है। फिर दैनिक जीवन, फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में प्रभाव, IT, ठीक, अंतरिक्ष, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा अधिकार, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अब इसमें बहुत बड़ा मुद्दा AI का भी जुड़ गया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ज़्यादा मुद्दा चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी प्री में भी ये हिस्सा बना हुआ है, वहाँ साइंस के तौर पर इसे रखा गया है। फिर पर्यावरण और आपदा, आज सबसे ज्वलंत मुद्दे के तौर पर पर्यावरण हमारे सामने है। पहले जब माना जाता था कि जब हम लोग 90 के समय में ये रहता था कि कहा जाता भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो क्लाइमेट चेंज होगा, तो अब आज हम कहाँ पहुँच गए हैं, क्लाइमेट चेंज तक पहुँच गए हैं। और जब क्लाइमेट चेंज होगा तो भाई फिर मौसम या फिर जो हमारा जो पर्यावरण है उसके बारे में हम हूबहू अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, और वो संकट हमारे सामने आ रहा है। अभी भी आप देखिए, बहुत अच्छा एक सर्वे आया था द हिंदू में मेरे 5-6 महीने पहले कि अप्रत्याशित जो मौसम के जो लक्षण हैं उसमें 30 से 40 गुना वृद्धि हुई है। इसका मतलब है ये सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर आज हमारे सामने आ गया पर्यावरण आकलन और आपदा प्रबंधन। क्योंकि पर्यावरण के भाई कुछ आपदाएं तो अपने आप भूकंप हैं, जरूरी नहीं कि आपकी वजह से आ रहे हों, लेकिन वो चीज़ें जिसमें एक मनुष्य के कृत जिम्मेदार हैं, उस आपदा और उस आपदा प्रबंधन को अलग से जोड़ा गया है। और इसके साथ साथ आंतरिक विकास और उग्रवाद के बीच का संबंध ये देखा जा रहा है। अभी आज ही का जो निर्णय आया है वो जो लाल किले पर 2025 में नवंबर में 10 नवंबर 2025 को लाल किले में के सामने
एक कार में विस्फोट हुआ था। तो आंतरिक सुरक्षा के लिए आज संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसने जो 38वीं रिपोर्ट दी है उसमें भी इसको माना है कि इसमें अल कायदा का हाथ था, और उसने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन गया है अल कायदा, जिसका संबंध बांग्लादेश से है। तो ये आंतरिक सुरक्षा संबंध, फिर साइबर सुरक्षा, ये आर्थिक रूप से जो नुकसान पहुंचा रहा है सीमावर्ती क्षेत्रों में। अभी म्यांमार और भारत अपने सीमाओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं, कैसे हम सुरक्षा करें उसकी। ठीक, बांग्लादेश साथ चुनौतियां बनी हुई हैं, तो इस हिस्से में हम लोग आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। वहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत का दुनिया से क्या संबंध, और यहाँ आंतरिक सुरक्षा के तौर पर हम आंतरिक जो संकट उसको देख रहे हैं। अब जैसे अभी हम लोग जब नक्सलवाद पढ़ते थे तो या माओवाद, अब एक तरह से घोषणा हो गई कि पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है कोई आंतरिक सुरक्षा के लिए, तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनका बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट था कि आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये माओवाद आ गया था। और तब उसमें ये कहा गया था, उन्होंने एक लाइन और भी जोड़ी थी उसमें, क्योंकि हम उन विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचा नहीं पाए जिनकी उनको ज़रूरत थी। तो इस चैलेंज को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, और एक IAS के विद्यार्थी के तौर पर या देखिए जिस दिन चर्चा में कर रहा हूँ वो कितना आनंददायक चर्चा है कि एक विद्यार्थी कमरे में बैठकर माओवाद के बारे में सोच रहा है, अमेरिका के बारे में सोच रहा है, ईरान के बारे में सोच रहा है। तो ये इसे हमें सिलेबस को देखना पड़ेगा। और देखिए जो भी घटना है इसमें, जैसे पर्यावरण संकट, इस समय लगातार मानसून पे चर्चा हो रही है, अलग अलग असम में बाढ़ अप्रत्याशित आ गई है। अब इस बार हमने देखा है कि वर्षा जो है 19% अभी कम हुई है, अभी तक की जो अगस्त तक जितनी हो जानी चाहिए थी। इस तरह से जो कुछ, और बजट का जो आर्थिक गतिविधियाँ लगातार आज ही आया है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि 20% निर्यात, वस्तु का निर्यात हमारे बढ़ा है। तो जो कुछ करंट में घटनाएं घट रही हैं, आधारभूत बेस होगा, कुछ अवधारणाएं होंगी, उसे पुष्ट हम किससे करते हैं? समसामयिक घटनाओं के माध्यम से करते हैं। फिर ये पेपर आया है चौथा, इसमें एथिक्स नीतिशास्त्र, इसको जब ये परिवर्तन हुआ, मेरे ख्याल में जब ये एथिक्स का पेपर आया, क्योंकि हम लोग तो फिलॉसफी में एथिक्स पढ़ते पढ़ाते लगातार रहे, 2014 में आया, तो मेरा मानना था आया तो 2014 में है, लेकिन जो प्रश्न पूछने और जो साक्षात्कार में जो चर्चाएं होती थी उसका आधार एक प्रशासनिक अधिकारी के नैतिक आचरण से जुड़ा रहता था। तो अब उसको एक पाठ्यक्रम पर देखिए बहुत बड़ा हिस्सा है, ये पूरे मेंस के जो जीएस का पेपर है उस जीएस के पेपर का 25% हिस्सा है, और इसीलिए, और इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं, तथ्य नहीं है। इसमें हमें मुख्यतः जो पेपर का जो नाम रखा गया है, नीतिशास्त्र एथिक्स, फिर सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी, और फिर अभिरुचि एटीट्यूड कहा गया है। अब देखिए इसमें पहले नीतिशास्त्र में हम देख रहे सार्वजनिक नीति संबंधों में नैतिकता, दार्शनिकों का योगदान, मोटा मोटी इसको 4 हिस्सों में अगर हम लोग बांट के देखते हैं तो नीतिशास्त्र की परिभाषा क्या है, उसके आयाम क्या है, उसके डायमेंशन क्या है, इसको देखा गया। फिर उसके बाद आता है ये हिस्सा प्योर फिलॉसफी से आता है। फिर जो साइकोलॉजी के साथ जो फिलॉसफी का है, तो साइकोलॉजी ये बताती है, जो मनोविज्ञान है, कि मनुष्य, कोई व्यक्ति आचरण कर रहा है तो ऐसा आचरण क्यों कर रहा है, लेकिन आचरण करने के किन आधारों को, किन निर्णय लेने की स्वतंत्रता को चुनेगा, ये फिलॉसफी का हिस्सा है। इसीलिए जब आप कहीं भी जानेंगे इथिक्स क्या है तो पहला शब्द आता है द पार्ट ऑफ फिलॉसफी। ठीक, ये फिलॉसफी एक पार्ट के तौर पर है। तो यहाँ पर हमें एटीट्यूड में रखा गया। बहुत देखिए सिलेबस बहुत ही छोटा है। एटीट्यूड वो मतलब किसी विषय के प्रति हमारा जो नकारात्मक सकारात्मक प्रतिक्रिया, वो एटीट्यूड कहलाता है। इसी के साथ एप्टीट्यूड जोड़ा गया है। ठीक, जिसे अभिक्षमता कहते हैं, इसको अलग से नहीं लिखा गया है। इसी एटीट्यूड के साथ एक कॉन्सेप्ट है एप्टीट्यूड, अभिक्षमता, किसी व्यक्ति में जन्मजात क्षमता कि उसको सही दिशा दिया जाए तो उस फील्ड में वो बेहतर कर सके। तो भाई अभिक्षमता, और इसका प्रयोग क्या होगा? भावनात्मक, इमोशनल इंटेलिजेंस। आज के दौर में एक समय जब लोग कहते थे कि जंगल का राजा शेर होता था, कोई मसल्स पावर होती थी, राजा पहलवान होता था, लेकिन जब दिमाग आया तो लोग राजा वो होगा इसके पास दिमाग होगा, तो बुद्धि में हो गए। अब जो नई खोजें हुई आधुनिक काल में, कहा गया पावरफुल वो है जिसके पास इमोशंस को टैकल करने की क्षमता है। और विशेषकर ऐसी नौकरियां जिसमें नेतृत्व करना जरूरी होता है, उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस होना आवश्यक है। एक प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ ऐसा नहीं कि वो जो पॉलिसी है उसका क्रियान्वयन कर रहा है, ठीक, उसके साथ साथ उसको जो अपनी पॉलिसी, जो नियम है, जो भी क्रियान्वयन करना है, उसमें उसे
इमोशनल लोगों के साथ व्यवहार करना है। इसलिए वो नेता, वो प्रशासनिक अधिकारी अधिक सफल हैं जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है। मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप जितने भी इस समय पॉलिटिशियन हैं जो पावरफुल हैं, सब में उन्होंने देखा होगा, उन्हें अपनी भावना की समझ होना, सामने वाले की भावना की समझ होना और उसको सही दिशा देना। तो इसको हम लोग देखेंगे प्रशासन में उपयोग और अवधारणाएं। अब जब चिंतन आ गया, ठीक, व्यवहार समझ में आ गया, फिर उसका इस्तेमाल कहाँ करना है? लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा। तो इसमें सेवा की अवधारणा, सूचना अधिकार, भ्रष्टाचार चुनौतियाँ, इसी में हम लोग देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो भ्रष्टाचार या फिर जो देनदारियाँ हैं, कर्ज हैं, या कोई देश किसी की सहायता करता है तो उसमें कितनी नैतिकता है। और यही वो हिस्सा है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रश्न उठा रहा है, क्या ईरान पर अमेरिका का आक्रमण नैतिक है कि नहीं है? क्या यूक्रेन और रूस में जो विवाद चल रहा है वो इथिकल है कि नहीं है? ये सब आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। इस तरह हम देखें कि चारों जो पेपर हैं, अगर आप उसका अध्ययन कर ले रहे हैं तो अध्ययन करते समय कैसा व्यक्तित्व बन रहा है जिसके आसपास की चीज़ों के बारे में बेहतर जानकारी है, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझ रहा है। वो किसी बहुत अच्छी एक लाइन थी कि खंजर कहीं चले तड़पते हैं अमीर, अमीर एक शायर थे, सारे जहाँ का दर्द हमारे ही सीने में है। ठीक, जो आईएएस अधिकारी है जो उसकी तैयारी कर रहा है आईएएस की, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं गरीबी है तो उसका विषय हो गया, ठीक, कोई सरकारी कल्याणकारी योजनाएं आ गई, वो उसे पढ़ना है पूरा। अमेरिका ने, सिकंदर ने पौरुष जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं? ये आईएएस की तैयारी करने वाला नहीं कह सकता है कि मैं क्या करूं भाई, युद्ध हुआ था। उसे हर चीज को समझना है। समझने के बाद, जैसे कल वाले लेक्चर मैंने कहा था कि डाटा इकट्ठा नहीं करना है, डाटा के बाद इंफॉर्मेशन है, वो भी हमारा काम। इसके बाद ज्ञान, जैसे कल वाले लेक्चर में कहा था कि हमें ये डेटा, आपने सिलेबस में देखा होगा, डेटा और सूचना तक नहीं है। अब डेटा और सूचना से जो ज्ञान है, जो कॉन्सेप्ट्स है, वो हमको पूरा बनाना है। और फिर ये जो चौथा पेपर है, डिसीजन, निर्णय करना, तो यही है बुद्धिमत्ता, विजडम। तो पूरी सिविल सर्विसेज तैयारी ये ज्ञान और विजडम का खेल है, जिसे हम सिलेबस के साथ पढ़ते हुए समझते हैं। अब आते हैं, इस पूरे को संक्षेप में देखा जाए तो हो क्या रहा है कि संपूर्ण नीति निर्मातक ने, ठीक, अब ये कह रहा है, अब इसमें हम लोग देखें कि देखिए, पहले हम क्या करें, देश के इतिहास, समाज और इसकी समझ हमें पैदा हो गई। जीएस के फर्स्ट पेपर में हमने संसार को भी जान लिया, वर्ल्ड हिस्ट्री को हमने पढ़ डाला। फिर संविधान, और सेकंड पेपर हमने संविधान और वैश्विक मंच में भारत स्थिति का ज्ञान हो गया, सेकंड पेपर ये बना। फिर थर्ड में हम आगे अर्थव्यवस्था, तकनीक और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन, और चौथे में सत्यनिष्ठा और नैतिक निर्णय लेने की क्षमता का आ गया। इस तरह से ये चार जो पेपर हैं हमारे सामने, इन चार पेपरों के आधार पर हम अपनी तैयारी को पूरी करते हैं और इसी से जुड़कर प्री की तैयारी होती है। अब हमें जो कुछ पढ़ना है वो पढ़ने के बाद ये थोड़ा सा ये होता है कि मुझे लगता है कि जब कोई भी विद्यार्थी तैयारी करता है तो सबसे बड़ा चैलेंज इस तरह का होता है कि हमें तैयारी करनी कैसे। पुराना दौर था प्रयागराज में कि बच्चा एनसीईआरटी पढ़ रहा है, हॉस्टल में रह रहे हैं, कुछ सीनियर्स हैं वो उसे बता रहे हैं, बच्चा एनसीईआरटी पढ़ रहा है, सारांश लिख रहा है, लोगों से मिल रहा है, तो अलग अलग होता है। अब देखिए, सिलेक्शन कभी कभी कम क्यों हो गए, या फिर ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आए हैं उनका प्रतिशत कम हो रहा है, आर्ट साइड का थोड़ा सा प्रतिशत कम हुआ है। इसकी वजह ये कि जो तैयारी सिर्फ पढ़ना नहीं, कमरे में बैठकर तैयारी का जो स्वरूप है, आईएएस की ही तैयारी ऐसी है जिसमें आपके व्यक्तित्व का बहुत अधिक प्रभावशाली भूमिका होती है। इसलिए हम लोग ये माना कि जो तैयारी है ये 6 चरणों में इसे हम लोग मानते हैं, जिसको आपको मैं, आप जहाँ भी हों, आप जिस शहर में हों, जो और जिस तरह तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा ये 6 तरह की चीज़ें इसमें आ रही कि नहीं आ रही। फिर संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन पहली चीज़ होती है। ऐसा कोई आप ये नहीं कह सकते कि पढ़ना नहीं है, 6 ये तैयारी करनी होती है, ये पहला तो हिस्सा होता ही है। फिर क्या होता है, अब अलग एनसीईआरटी, बुनियादी ज्ञान को मजबूत करना। भाई सिलेबस तो आपने पढ़ा है, आप बार बार सुनते होंगे कि भाई एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी को क्यों पढ़ना चाहिए? एनसीईआरटी एक अलमारी जैसा है जिसमें आप ज्ञान की सामग्री अलग अलग रखते हो। तो पहला संपूर्ण पाठ्यक्रम तो पढ़ना ही पढ़ना है, एनसीईआरटी के अलग से पढ़ना रहता है। फिर हम लोग, अब आप रोज ना कर पाए तो प्रत्येक रविवार को समसामयिकी तो पढ़ना होता है। लोग कहते हैं ना, जैसे कल मैं कह रहा था कि कुछ लोग, या तो हम लोग क्या करते हैं, तो अति में चले जाते हैं। सुबह सुबह उठे और आपने 2 घंटे करंट अफेयर्स का वीडियो देखा, सोचिए आपके दिमाग की क्या हालत होती है।
रोज़ 2 घंटे करंट का वीडियो देखा, फिर 1 घंटे उसको तैयार किया। ज़्यादातर विद्यार्थी जब मेरे पास आते हैं, ये मुझे क्लास इसलिए शुरू करनी पड़ रही है, बहुत सारे विद्यार्थी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सर 3-4 घंटे करंट में जा रहा है। अरे भाई, इतना भी जरूरत नहीं है करंट की, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप उसे पूरा छोड़ सके। कम से कम इतना कर लें कि रविवार तक 6 दिन घटना कम से कम है। वैसे होता यही है कि आप रोज़ थोड़ा सा पढ़ते हैं, लेकिन कम से कम दुनिया के साथ आप क्या चल रहा है ये करते रहें। फिर उसके बाद, अब ये तो एक हिस्सा हो गया, समानता करते हैं, लेकिन ख्यातिलब्ध व्यक्तियों से संवाद, व्यवहारिक ज्ञान, प्रेरणा। आईएएस आप बनना चाह रहे हैं, जैसे आप 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं आईएएस पीसीएस की, आपसे एक सवाल पूछा जाए, आप दुनिया में भारत के 1% ऐसे लोग जो प्रभावशाली, क्या उनसे मिले हैं? जो लड़का तुरंत सेलेक्ट हुआ है वो उतना प्रेरणा नहीं देता। जैसे तेंदुलकर प्रेरणा आपको देंगे, लेकिन अभी भी कोई बच्चा भारतीय क्रिकेट टीम में भर्ती हुआ हो, वो आपको ज़्यादा प्रेरित नहीं कर सकता। इसलिए आपको डिस्कशन करना है, इंटरव्यू में ऐसे लोग मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, जिस शहर में आप हैं वहाँ पर, जैसे प्रयागराज शहरों में तो सुविधा उपलब्ध है, हमारे इंस्टीट्यूट में मैग्सेसे पुरस्कार के लोग आते रहे हैं, ठीक, जो ऐसे इनाम मिल रहा है, बड़े बड़े साहित्यकार हैं, आप उनसे मिलने चले गए, ठीक, कोई बहुत अच्छा राजनेता है जो प्रभावशाली, उससे मिल रहे हैं। तो ये भी जरूरी रहता है, उससे आपको व्यवहारिक ज्ञान, जो बुद्धिमत्ता है, उसके प्रेरणा मिलती है। फिल्म भी, कुछ फिल्में आप देख रहे हैं, रंगमंच से जुड़े हैं, नाटक वगैरह आप सुनने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी सेहत का, अक्सर हम लोग इग्नोर करते हैं, तो वो सेहत को भी देखना पड़ता है। इसलिए आप तो ये पूरा, अगर आपने इसको, ये आपके व्यक्तित्व को इनडायरेक्ट रूप में करता है। इसलिए आप देखें, पहले जो सिलेक्शन ज़्यादातर उन बड़े बड़े संस्थानों से भी हो जाते हैं, जैसे मान लो आपने कहा कोई आईआईटी लड़का पढ़ के आया हुआ है, अगर आईआईटी 4 साल की 5 साल की आप पढ़ाई देखें, तो वहाँ के उनके करिकुलम में है कि ऐसे महान संगीतकारों से मिलना, नाटककार से मिलना, बड़ी हस्तियाँ वहाँ आ रही हैं। तो ये काम अपने आप होता रहता है बड़े इंस्टीट्यूट में। ऐसा नहीं कि किसी ने बीटेक किया है, वहाँ से सिर्फ उसने पढ़ाई की है, उसको ये भी लाभ मिला हुआ है। इसलिए आपको जो ऐसे संस्थानों में नहीं है, वो जिस भी शहर में हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, उनको ये प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। और हम सेहत पर, एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के तो आप पढ़ भी नहीं सकते। जब आप इंटरव्यू बोर्ड में घुसते हैं तो सबको पता है, शुरू के 4 या 5 मिनट तय कर देते हैं कि आपको नंबर कितने मिलने वाले हैं। उसके लिए स्वस्थ होना जरूरी है। तो योग ऐसी कार्यशाला जिसमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। फिर फाइनली क्या है, अध्यायवार टेस्ट सीरीज निरंतर मूल्यांकन की। तो ये फिर करें, तो ये 6 चरण हैं। ये पढ़ने का है, ये आपके व्यक्तित्व का है, और ये फाइनल अभ्यास करने का होता है। तो एक तरह से मैंने संक्षेप में आपको अलग अलग तैयारी का सिलेबस हमने देखा। सिलेबस देखने के बाद फिर मैंने बताया कि तैयारी का फॉर्मेट कैसे होगा। अब हम लोग आते हैं कि थोड़ा सा ये उसी को और सारांश हमने किया है। सफलता के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य आचार संहिता क्या होनी चाहिए। जैसे हमने भी जब हमें एक पता था कि हर व्यक्ति सिर्फ कमरे में बैठ, जहाँ से जो प्रश्न शुरू हुआ था, क्या सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने से आईएएस बन जाते हैं? वही बच्चे, एक बच्चा इधर कुछ पढ़ रहा है, वही सिंधु घाटी पढ़ रहा है, उस बगल वाले कमरे में हर कोचिंग वही पढ़ रहा है। इसलिए आपको अलग से जो आपको अपने दिमाग का विकास करना होता है। भाई आप क्लास में गए, आपने पढ़ा, आपने नोट्स बनाया, आप में खुद में क्या विकास हुआ उसे भी देखना होता है। इसलिए इसको संक्षेप में देखें। एक तो जो भी आप हैं 90%, मतलब जो आप चाहे ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, वो 90% आप देख लीजिए कि आप कितने दिन कंटिन्यूटी हुई। आप खिलाड़ियों को देख लीजिए, 4-4, 5-5 साल एक भी दिन बिना नागा के अपना काम करते हैं। तो ये फिर उसके साथ साथ उत्तरदायी कार्यक्रमों और कार्यशाला, आपको कुछ सामाजिक कार्यों को मिलना, जाना, समझना। अगर आपके शहर में कोई सोशल मूवमेंट हो, कोई प्रतिरोध हो रहा है, एक आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे को वहाँ जाना चाहिए, उनके मुद्दे समझने चाहिए। आप अलग नहीं कर सकते। डोंट डिस्टर्ब तो बाद में शुरू होता है, जब आपने पूरा ज्ञान ले लिया, कोचिंग कर ली, लोगों से मिल लिया, तब आप एक कमरे में बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये भी मैं ज़रूरी मानता हूँ। फिर शारीरिक व्यायाम, योग, इसकी भी ज़रूरत है सारांश में। अब देखिए, ये है कोर्स के दौरान कम से कम एक बार मुलाकात। ये क्या है, क्योंकि घर के लोग नहीं समझ पाते, कभी कभी अभिभावकों की भी सहमति जरूरी है। इसलिए आपको कन्विंस करना पड़ता है कि जो आप काम कर रहे हैं उसका उत्तरदायित्व या उससे जुड़ी बातें आप घर। तो मुझे लगता है ये 4 चरणों के आधार पर आप अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें एक शब्द मुझे अच्छा लगा, प्रतिष्ठा और पारदर्शी भारत की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा मात्र प्रतियोगी परीक्षा नहीं है। आप इसे
अन्य प्रतियोगिताओं जैसे मत समझे, बल्कि संघर्ष का स्वरूप भी है कि ऊंचाई पहुंचने के लिए निरंतर अभ्यास और कार्य के प्रति ईमानदारी और लगन। और संक्षेप में से कहा गया कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आप एक एग्जाम है, इसमें हो सकता है कोई जैसे मान लो कोई MBBS डॉक्टर हो गया, कोई IIT पास कर गया, उस तैयारी के दौरान उसको ये भी समझने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आरक्षण क्या होता है, महिलाओं की स्थिति क्या है, गरीबी कितनी है, लेकिन यहाँ पर आपको इन पूरी बातों को जानना पड़ता है। इसलिए ये है, ठीक, इसलिए कहते हैं किताबी ज्ञान के बजाय चुनौतियों को स्वीकार करने वाला प्रेरणात्मक स्वभाव। इसलिए कहीं कहता है जो मेरा जो पहला विद्यार्थी जो इंस्टीट्यूट का नरेंद्र, आजकल वो थ्रू आउट थर्ड डिवीजनर अपने इंटरव्यू में बताया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए जिनका एकेडमिक बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन क्या है उसमें जो व्यक्तित्व था वो प्रेरणात्मक स्वभाव अधिक प्रभावशाली हो जाता है। और इसमें हम लोग आगे हैं और ये अब हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, ये हमने पूरा एक तरह से, क्योंकि इसकी ज़रूरत बार बार पड़ेगी, आज हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। आपसे भी ये अपेक्षा रहती है कि सही तैयारी का अगर पैमाना आपको मानना है तो आपको ये देखना होगा कि आप को सिलेबस पूरा याद है कि नहीं याद है। अपने वो टेस्ट करके देखिए, आज करके देखिए, सिलेबस बंद कीजिए, आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, कब शुरू किए। अगर आपको सिलेबस एक क्रम में याद हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर सिलेबस आपको याद है तो कोई भी करंट घटना घटेगी तुरंत दिमाग क्लिक करेगा, अच्छा ये सेकंड पेपर के इस हिस्से से है पूरा हुआ। इसलिए चैलेंज लीजिए अपने को कि मैं पूरा सिलेबस याद रहेगा, या आसपास जो लोग तैयारी कर रहे हैं आप उनसे भी इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए एक उदाहरण के तौर पर कि अगर जो हमारा GS है और GS के साथ कैसे से करना है, जैसे आज हम लोग मान लिया आज 14 अगस्त है, कल आज़ादी का दिन है, और मुझे लग रहा है कि ये क्लास भी सही समय पे शुरू हुई है कि आज से कल से आप आज़ादी का अनुभव करेंगे। आज को अगर इसको आपने अच्छी तरह समझ लिया है तो आपको एक ब्लिंक कर जाएगा, आप समझ में अच्छा आ जाएगा कि इस तरह हम बढ़ेंगे तो तैयारी हो सकती है। अब देखिए इसमें, इसलिए हम आज का उदाहरण ले रहे हैं, आज का समझते हैं, कुछ घटनाओं को ले रहे हैं, अभी चर्चा नहीं कर रहे। जैसे पहला, संसद का मानसून सत्र समाप्त हुआ, 12 बिल पास हुए हैं, 11 बिल बिना बहस के पास हो गए। अब ये रोचक बात है, उत्पादकता सिर्फ 19% आया। अब ये आज के अखबारों में हर जगह ये घटना घटी हुई है। अब आपका सिलेबस देख, अभी आज हम इन घटनाओं पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, इसको आगे आने वाली क्लासेस में और डिटेल में हम लोग देखेंगे। आज एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि अगर ये मानसून सत्र सेकेंड पेपर पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक, अब जो बिल पास हुए हैं पूरे सिलेबस के हैं, एक संस्कृत से जुड़ा बिल होगा, कल्चर से वंदे मातरम, बहुत सारे बिल ऐसे होंगे। फिर एक आप देख रहे हैं, भले वो पास नहीं हो पाया है, कि जो विदेशों से फंडिंग आ रही है, सेकंड पेपर का है, ठीक। इस तरह के जो 11 बिल पास हुए हैं, अगर हम उसको अगले लेक्चर में देखेंगे, पहले उसी को ले लेंगे, देखिए पूरे GS के चारों पेपर से भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए, इवन कि इथिक्स से जुड़े भी वो बिल हैं, जिसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे। फिर क्या जैसे गंगा को लेकर भी है कि बहुत अच्छा उसमें आता है कि भाई गंगा किनारे निर्माण कार्यों को लेकर भी है। तो आर्थिक सामाजिक जितने मुद्दे को, हमारी संसद है, संसद पूरे देश के बारे में पॉलिसी बना रही है, तो उससे उन बिलों को हमें देखना पड़ेगा। फिर आते हैं, फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अब देखिए क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आज की बहुत बड़ी खबर है, कल की घटना है कि भारतीयों को स्वस्थ भोजन का हक है कि नहीं है। पैकेज फूड पर वार्निंग लेबल जरूरी है। भारत में क्या है, विदेशों में ऐसा माना जाता है, आप जो बंद पैकेट का जो खाना दे रहे हैं, कोई सामग्री दे रहे हैं खाद्य की, उसमें आपको स्पष्ट लिखना चाहिए। सर्वे ये हुआ कि कोई आपने भी देखा होगा, आप चिप्स खरीदते हैं, कोई भी पैकेट बंद सामान खरीदते हैं, तो उसमें ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि उसमें अंदर जो सामग्री है वो क्या क्या है, वो कितने लाभ और हानि हमें पहुंचाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कर, लोगों को जानने का हक है हम क्या खा रहे हैं, ठीक। FSSAI जो इसे पूरा मैनेज करती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे भी पूछा है और सरकार से भी पूछा है, थाली में असली पर, ठीक। तो ये एक मुद्दा है। अब जब हम इस मुद्दे को देखें, आज सिर्फ अब ये मुद्दा पढ़ें तो कहाँ से आएगा, ये हमारे थर्ड पेपर से भी जुड़ा मुद्दा है, जिसके अंतर्गत हम लोग पर्यावरण के साथ चीज़ों को देखते हैं। इथिकल मुद्दा है, इथिक्स के तौर पर क्या एक नागरिक के तौर पर हमें क्या जानने का तरीका, फोर्थ पेपर से जुड़ा हुआ है। तो जब हम इसको
हम इस घटना को पढ़ें, साथ में अपने सिलेबस में जाकर उसको जोड़कर भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, फिर देखिए और रोचक है, थाली में असली पनीर या एनालॉग दूध। आप देखिए किसी भी होटल में चले जाइए, लोग कहते हैं ना कि एक आईएएस की तैयारी करने वाला हमेशा सजग रहता है। अचानक आप एक बच्चा थोड़ा पूछने लगा, मेरा बेटा मुझसे पूछने लगा कि हर जगह पनीर ही क्यों मिलता है। अगर आप किसी होटल में जाएं तो 100 में से 90 व्यंजन पनीर के। अब इस समस्या सामने आ गई, असली और नकली पनीर आ गया। फिर एक एनालॉग, और सोचिए एक आईएएस ऑफिसर जिसे कहा जा रहा है सिंघम स्क्वायर, जिसने कि मुंबई में शुरू किया खाद्य सामग्री को लेकर, उसने छापे डाले, उससे किसी ने कह दिया भाई कि सरकारी जो कैंटीन उसमें डालो, उसने उसमें भी कर दिया। और उसका प्रभाव देखिए क्या, पूरे भारत में, यूपी में भी अलग अलग फूड सेफ्टी को लेकर अलग अलग, जहाँ पर हर शहर में देखिए, प्रयागराज में भी रोज अखबार भरे पड़े हुए हैं जिसमें कि इस तरह की छापेमारी चल रही है। तो बहरहाल हम इसको जब पढ़ेंगे तो अब देखिए हमारे एग्जाम का एनालॉग दूध, उसमें क्या क्या होता है। जो असली पनीर होता है वो दूध से बनता है, लेकिन एनालॉग दूध क्या है, वनस्पति तेल, स्टार्च, आटा, सोया, मटर या अन्य वनस्पति उत्पादों से बने प्रोटीन, मिल्क पाउडर, स्टेबलाइजर। अब ये जैसे एनालॉग दूध बैन हुआ, अभी मध्य प्रदेश ने भी इसे बैन कर दिया है, तो अब इसका घटना ये घटी है करंट अफेयर्स में, और इसका संबंध हमारे कहाँ से हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य से भी हो रहा है, सिविल सर्विसेज में। फिर भी जब शुरुआत में कहा था, बुद्धिमत्ता, विजडम से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसका सीधा सा असर समाज पर क्या पड़ रहा है, वही हमारा सिलेबस है। और मैं बच्चों से कहता हूँ, इससे अच्छा रोचक सिलेबस क्या हो सकता है। हमें वही पढ़ना है जो हमारे समाज में आसपास जुड़ा हो, जो सीधे व्यवहारिक पक्ष के तौर पर काम आ रहा हो सकता है आपको कैलकुलस ना आए, तब भी आप आईएएस बन जा सकते हो। आपको बहुत डीप में अंग्रेजी नहीं आ रही, फिर भी आप आईएएस बन सकते हो। लेकिन आपको व्यवहारिक अंग्रेजी आनी चाहिए, व्यवहारिक हिंदी आनी चाहिए, आपको आसपास गणित के जो सामान्य अंक गणित है वो चीज़ें आनी चाहिए। तो सिलेबस कितना शानदार है। मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि आईएएस खुद ही लिख रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, मतलब वो कहता है बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं जानना है, हमें सामान्य समझ के लोग चाहिए। कभी आप विज्ञापन को ध्यान से देखें तो उसमें यही है। अब देखिए ये है, तो ये दो खबरें आई इसमें। अब देखिए जो भी खबरें हैं इसका संबंध किससे, जो हमने जीएस अभी पढ़ा है वो है, ठीक। फिर इसके बाद आता है तीसरा। अब देखिए लाल किले पे हमला 10 नवंबर 1925 को हुआ था। पीछे अलकायदा का हाथ है। भारत के दावे पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपनी मोहर लगा दी। आंतरिक सुरक्षा के लिए बांग्लादेश एक नया खतरा बन के उभर रहा है, ये भारत के लिए। अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट आई है। भारत तो शुरू से कह ही रहा था कि इसमें जो है अलकायदा का हाथ है, लेकिन अच्छा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको स्वीकार किया है। ये हमारा हिस्सा कहाँ चला गया, सेकंड पेपर में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम आया है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच आ गया है। और थर्ड पेपर में जाए आंतरिक सुरक्षा के लिए कहता है। घटना एक है, जीएस के 2 पेपरों को कवर करें। और आगे आप जाएंगे तो फिर जब हम राजनीतिक विचारधाराओं को पढ़ते हैं फर्स्ट पेपर में, वहां पर इस तरह के विचारों के उल्लेख मिलता है, कैसे सांप्रदायिकता फैलाकर आतंकवाद को पोषित किया जाता है, ठीक। अब देखिए इसमें कहा है अलकायदा और इस्लामिक स्टेट रासायनिक और जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए चीज़ों को समझा रहे हैं। ये अभी आज के अखबारों की ये रिपोर्ट हमारे सामने आई हुई है। फिर आगे चलते हैं, इसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ वीडियो लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए सिर्फ मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जो अभी तक हमने जीएस का सिलेबस देखा है वो कैसे इससे सीधे जुड़ा हुआ है। अब देखिए आप जिस भी स्टेट की परीक्षा दे रहे हो उसके जो विज्ञापन आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वहाँ से प्रश्न भी बनते हैं और वो हमारी समझ को विकसित करते हैं। इसलिए देखिए यूपी स्पेशल गवर्नमेंट का ही विज्ञापन है, तो उसमें 2 विज्ञापन 2 अलग अलग अखबारों में। अब देखिए जैसे मैं शायद ये अखबार अगर मेरे पास है, देखिए ये एक विकास की लहर, हर गांव हर शहर शहर, एक विज्ञापन ये आया है, रोचक बात। और दूसरा विज्ञापन हिंदुस्तान अखबार है। इसमें देखिए यूपी की हर छत
बने ऊर्जा का स्रोत, हर घर बने हरित विकास का साथी, स्वच्छ ऊर्जा, आत्मनिर्भर विकास। अब देखिए दिन एक ही है, 3 विज्ञापन आ रहे हैं और ये विज्ञापन यूपी गवर्नमेंट दे रही है। और अभी एक और विज्ञापन है, इसलिए मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ध्यान देना है। अब देखिए ये जब भी आप अखबार पढ़े तो हम लोग उन विज्ञापनों को भी लेंगे जो विज्ञापन केंद्र सरकार और कोई विज्ञापन कर रही, समझ जाइए कि यूपीएससी सवाल बनाएगा। अगर यूपी गवर्नमेंट अपना विज्ञापन कर रही है तो उसमें जो फैक्ट्स दे रही है उसको भी देखना होगा। जैसे ये है उत्तर अन्नदाता का भाग विधाता, इन्होंने बहुत सारे आंकड़े देख रखे हैं। जैसे रोचक आंकड़ा आया है, कृषि विकास दर पहले 8% थी 2016-17 में और 10 साल बीतते बीतते इन्होंने कहा है कि ये 18% हो गई है। और यहीं पर उन्होंने एक रोचक तथ्य दिया है कि जो कृषि विकास दर है 8 से 18% हो गई है। देश के कुल कृषि योग्य भूमि हमारे पास 11% है, लेकिन हमारा जो खाद्य उत्पादन 21%, 11% हमारे पास भूमि है और हम 21% है। ये यूपी गवर्नमेंट है और ये विज्ञापन में अलग अलग अखबारों में विज्ञापन आ रहे हैं पूरा। इसी तरह स्वच्छ ऊर्जा का जो विज्ञापन है इनके पास, उसमें आपने देखा तो स्वच्छ ऊर्जा जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी पे सवाल पूछा जाता है। आत्मनिर्भर भारत, इनके 3 मोटो हैं, आत्मनिर्भर भारत, सतत विकास, ठीक, स्वच्छ ऊर्जा। ये जो 3 चीजें हैं, अगर अभी आपको निबंध लिखना हो, कभी आपको जो स्पेशल पेपर है यूपी का चौथा और पांचवा छठवां, उसमें इन 3 चीजों का मोटो। उसके बाद उनकी योजना है पीएम सूर्य घर योजना, इन्होंने अपने विज्ञापन में दे रखा है। घर घर सौर ऊर्जा, इसे पीएम कुसुम ग्रीन एनर्जी, इसकी इन्होंने अपने विज्ञापन देखा रहा है। हम अपने करंट अफेयर्स पढ़ते समय या जब आप पढ़ भी रहे हो तो आपको सरकारी विज्ञापनों देने, जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, आप इसमें भी देखेंगे तो इसमें अलग अलग लेख हैं। हाँ, विज्ञापन तो नहीं, लेकिन जो ठीक है, अलग अलग जो इसमें लेख हैं, इन लेखों के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा लेख पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमने देखा है कि भाई आप अगर करंट अफेयर्स बहुत इतना टाइम भी नहीं लगाना है, कुछ का जैसे सभी अखबारों को मान लिया जाए तो मैंने 22 लेख आज के हैं, तो 22 लेख जो करंट से जुड़े संबंधित, जो सिविल में पूछे, 22 में भी 8-10 लेख तो रिपीटेड है। इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि करंट के में वही आर्टिकल हमें पढ़ना। और मैं कहता हूँ जब भी आप अखबार पढ़ें तो आप लोकल खबरें भी पढ़ें, सिर्फ एडिटोरियल ना पढ़ें। आज जो लोकल खबरें पढ़ेंगे तो आपको उसका इम्पैक्ट पता चलेगा। जैसे अगर इलाहाबाद की आज की लोकल खबर पढ़ें तो आपको पता चलेगा 5 से 7 होटलों में छापे मारे गए हैं सरकार की तरफ से। और नेशनल न्यूज़ क्या है कि महाराष्ट्र मुंबई में छापे मारे जा रहे हैं। और इसके पहले एक न्यूज़ मैंने बताई कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। तो ज्ञान टुकड़ों में नहीं होता है, ज्ञान एक समग्रता है जिसमें चीज़ों को जोड़कर हम लोग आपस में देखते हैं। फिर आते हैं अब देखिए, ये सोशल मीडिया या साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा है कि 3 खबरें अलग अलग थी जो आपके निबंध लिखने में भी काम आती हैं। सोशल मीडिया या साइंस और प्रौद्योगिकी से जुड़ी जो खबरें हैं उसमें देखिए, किशोरों को सोशल मीडिया के खाते बंद ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपकी उम्र 17 साल है, 17 साल से नीचे हैं, तो जितने भी आपके सोशल मीडिया खाते, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब बंद कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ऐसा कर। अमेरिका में एक रोचक घटना कि एआई से सीख कर माँ और भाई की हत्या। जैसे आजकल सलाहकार, अभी मेरा एक लेक्चर भी हुआ था इथिक्स को लेकर, तो उसमें मैंने कहा था कि आज के दौर में हम नैतिक आचरण के सवाल भी एआई से पूछ रहे हैं। या कभी कभी जो नई पीढ़ी आ रही है वो क्या कर लेती है, उसको टेक्नोलॉजी कुछ ज्ञान हो गया है, इस आधार पे वो नैतिक निर्णयों में आपको सर्वश्रेष्ठ मानने लगती है। जैसे इसके पहले आपने देखा होगा कि वो किले से घूमने गए थे, सगाई हुई तो उन्होंने नीचे उसको गिरा दिया। मामला नैतिक था, उसको अपने माँ बाप से बहुत प्रेम था लड़की को, और वो चाहती थी कि शादी कैंसिल हो जाए। तो नैतिक समझ इतनी नहीं थी कि भैया शादी कैंसिल कराने के लिए इतना बड़ा काम करने की क्या जरूरत है। तो एआई के भरोसे अगर आप नैतिक आचरण की बात करेंगे तो एक समस्या आने वाली है। एक समस्या का स्वरूप ये है। फिर क्या है, अब देखिए, अभी मेटा ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि देखिए, जंतर मंतर रांची में जो प्रतिरोधक गायब हो रहा है, अचानक ये देखा जा रहा है, इससे जुड़ी खबरें आई नहीं आ रही। इसके लिए आरोप लग रहा है कि जो सोशल मीडिया है, अभी फेसबुक ने भी इसको स्वीकार किया था, या कि वो जिस चीज़ को प्रमोट करना चाह रहा है वो उसे ही कर रहा है। तो ये एक तरह से आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरे के तौर पर इसको देखा जाता है। और देश सबसे बड़ी फैक्ट्री चेन्नई में बनेगी, बुनियादी ढांचा प्रमुख कंपनी लार्सन ट्रूबो। लास्ट में ये भी आया है
कि ये फैक्ट्री बन रही है। एआई की सरकार चाह रही है कि एआई का रिसर्च बुनियादी ढांचा हम लोग और बेहतर करें। इसे करने के लिए चेन्नई में फैक्ट्री। अब देखिए 3 खबरें हैं, अब इनको जोड़ा जाए तो एथिक्स से जुड़ा मामला है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा मामला है, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े ये करंट अफेयर्स के मामले आ रहे हैं। अब इसमें अगर हम लोग इस तरह देखें तो लास्ट में अगर देखें, यमन सागर स्थित बंदरगाह शहर मौकों पर हुती, इसमें इन्होंने अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हुती एक आतंकवादी संगठन है जो लगातार संसार में कहते हैं कि ईरान समर्थित है, तो वो एक समस्या पैदा कर रहा है। ये सेकंड पेपर का हिस्सा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का हिस्सा है। पुतिन ने अभी एक यात्रा कर ली सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय, कुछ द्वीप जिस पे रूस ने कंट्रोल कर रखा है और जापान उसे अपना हिस्सा मानता है। एक विवादित जगह भी पुतिन चले गए, तो जापान और पुतिन में एक नया तनाव आ गया है। ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पेपर का हिस्सा है। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग आने की संभावना है। रोचक बात क्या है, एक आईएएस ऑफिसर की तरह अगर आप तैयारी करें तो आप पहले से अंदाजा लगा सकते हैं कि अरे यार जिनपिंग आ रहा है। और जिनपिंग जब भी आते हैं तो क्या होता है, तब आपको खोज मिलती है कि जिनपिंग आए। जब भी इसके पहले तो गलवान हुआ 2020 में, तवांग हुआ 2022 में, ठीक, ये और डोकलम 2017। अगर आप इनकी डेट्स देखें, ये घटना तभी की है, या तो कहते ना कि दो ही भाव यही है कि जीवन में 2 ही चीज़ कठिन गुजरे हैं, एक तेरे आने के पहले, एक तेरे जाने के बाद। तो जिनपिंग भाई जब भी आएंगे तो उसके पहले ये घटना हो सकती है। इसका फिर एक रोचक इंडोनेशिया में जुगनू संरक्षण केंद्र, एक अच्छा पॉजिटिव खबर है जिसको हम लोग देखेंगे। इंडोनेशिया का जुगनू संरक्षण केंद्र है, ये अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं कि जो पर्यावरण है, जो पारिस्थितिकी थर्ड पेपर का हिस्सा है, उससे जुड़ी खबरें है कि वहाँ पर एक जुगनी का संरक्षण केंद्र बना है और उन्होंने जुगनू को, आप भी को बचपन में भी आप देख रहे होंगे कि आपको जुगनू दिखना बंद हो गए हैं। तो ये आपके जो थर्ड पेपर है उससे जुड़ा हुआ हिस्सा हमारे सामने आता है। फिर ये 7वां है भारत के। अब देखिए आर्थिक गतिविधि संबंधित है कि अभी रिपोर्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ने देश के पेंशन सिस्टम की कमियों को उजागर किया है। जो संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसमें देखिए क्या है कि उन्होंने कहा है कि कोई डाटा का अभाव है, इसलिए एक नई चीज। अब जैसे आप देखते हैं पेंशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप जर्मनी, बहुत सारे देशों ने इस समस्या का समाधान कर रखा है, उसमें सरकार और प्राइवेट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है पेंशन को लेकर। और हमारे यहाँ पेंशन अभी भी एक पॉलिटिकल मुद्दा है। हर चुनाव के समय जो सरकारी कर्मचारी हैं वो लोग मांग करते रहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन दिया जाए। तो पेंशन को लेकर बहुत स्पष्ट डाटा हमारे सामने नहीं है और ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और कहा गया है कि भाई जिस तरह आरबीआई है बैंकिंग क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में संस्था काम कर रही है, ठीक, सेबी काम कर रही है, तो ये लोग काम ऐसे ही जिस तरह बीमा बैंक के क्षेत्र में अलग अलग काम कर, उस तरह पेंशन सेक्टर में भी नीति व्यवस्थित करने के लिए एक नियामक की आवश्यकता है। इसी को अगर ये तो नेशनल पेज पे खबर है, मुझे लगता है कि ये खबर इंडियन एक्सप्रेस में है, लेकिन जो लोकल खबर यूपी के जो अमर उजाला अखबार में एक रोचक खबर ये थी, यूपी उंगलियों से नहीं मिल रहे हैं निशान 1 लाख पेंशन वालों के। अब देखिए ये संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और उसी समय एक खबर आ रही है कि 1 लाख पेंशनर ऐसे हैं यूपी में जिनके निशान ही नहीं मिल रहे। और जब निशान नहीं मिल रहे हैं तो ये अगर एक नियामक ऐसा बन जाएगा तो इस तरह की समस्याओं का वह समाधान करने की स्थिति में आ जाता है। फिर अब देखें, ठीक, अब देखिए आर्थिक रूप से अलग से जुलाई में वस्तु निर्यात 10 साल के उच्च स्तर पर है, ये खबर है। फिर हम लोग जब इसको डिटेल में जाएंगे, जब करंट अफेयर्स की क्लास इसको डिटेल लेंगे तब देखेंगे निर्यात वस्तु निर्यात क्या है। लेकिन रोचक बात है भी घाटे में है मामला आयात की वजह से, लेकिन इसका एक पक्ष लिया गया है कि फिर भी 10 साल के ऊपर पहुंचा तो वस्तु निर्यात, भारत वस्तु निर्यात। फिर खेल से हर तरह जुड़ी खबरें आती हैं, तो एक मान लिया आज की खेल की जो खबर है जो महत्वपूर्ण लगी
वो है कि तलवारबाजी में टीम राष्ट्रमंडल फेसिंग चैंपियन, पहली बार ऐसा हुआ है, ओवरऑल चैंपियन हुआ है, खिताब जीत के इतिहास रच दिया। अब देखिए, जब इतिहास जब बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है कि इसमें तलवारबाजी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो खेल से जुड़ी खबरें भी करंट की हैं, ठीक, ये हमारे प्री में बहुत काम आती हैं और कभी कभी निबंध लिखने में भी इसकी जरूरत पड़ती है। और ये एक जो पॉजिटिव खबर, जैसे ना कि पढ़ाई जो है वो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने साहित्य जो आईएएस तैयारी करता हो साहित्य संगीत कला विहीन हो जाए, ऐसी पॉजिटिव खबरें भी हम अखबारों में आती हैं, इसको देखना होता है, जो हमारे इंटरव्यू में काम आती है, निबंध लेखन में काम आती है, और ख़ुद भी हमें एक अच्छा महसूस कराने की भी योग्यता रखती है। इसलिए आप देखिए, खबर है कि तनाव कम करने के लिए थिएटर जा रहे हैं, जिनेवा में तनाव कम करने के लिए किशोर थिएटर जा रहे हैं। और जब कभी एजुकेशन पॉलिसी पे आपसे पूछा जाए या निबंध लिखने को आ जाए तो क्या है, थिएटर। तो ये खबर बड़ा अच्छा बताती है, तनाव दूर होता है, हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक्टिंग करते हैं, सोचते हैं, और जो थिएटर अकेले नहीं हो सकता तो सहयोग की भावना आती है। इस तरह से ये जो करंट की, आज हमने सिर्फ 10 घटनाएं ली हैं और 10 घटनाओं के डिटेल में नहीं गए। ऐसा नहीं कि हम डिटेल में गए हैं, हमने सिर्फ इस बात को कहा है कि अगर पूरे इस लेक्चर को हम लोग देखें तो पहले हम लोगों ने सिविल सर्विसेज के सिलेबस को समझा, सिलेबस क्या है, सिलेबस के साथ हमने देखा कि कुछ हमने व्यक्तित्व का जोड़ा कि सिलेबस को तैयार कैसे करेंगे। फिर तीसरे हिस्से में हमने ये समझाने का प्रयास किया कि हमने सिर्फ 10 घटनाएं ली, कैसे ये 10 घटनाएं हमारे पूरे सिलेबस से जुड़ी हुई हैं, और तैयारी करते समय हमें करंट को साथ जोड़ना। करंट से सीधे सवाल नहीं आते हैं, लेकिन करंट 90% निर्णायक होता है। वर्ल्ड हिस्ट्री भी आप देख लें, इतिहास, कला, संस्कृति, जो सवाल ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, जो समसामयिक में चर्चा कुछ इस तरह है, जो शरीर में जो आत्मा होती है, उसी तरह सिविल सर्विसेज की पूरी तैयारी की आत्मा करंट अफेयर्स है। यदि हम करंट अफेयर्स को डेटा और इंफॉर्मेशन तक सीमित करेंगे तो नहीं है, जब हम उसको नॉलेज और बुद्धिमत्ता तक ले जाएंगे तब ये हमारे काम आ जाएगा। तो इस तरह अब हम लोग देखेंगे तैयारी का जो अगला जो लेक्चर्स होगा, उसमें हम लोग करंट की घटनाओं को लेंगे। घटनाओं को लेने के बाद फिर हम उसके बैकग्राउंड पे जाएंगे। जैसे मानसून सत्र है तो मानसून सत्र कितने होते हैं, संसद में सत्र कौन कौन से चलते हैं, ठीक, फिर जो बिल पारित हुए वो क्या थे। तो एक तरह से करंट भी हमने पढ़ा, सिर्फ करंट नहीं पढ़ा, करंट के साथ साथ हमने क्या पढ़ लिया है कि हमने उसके बैकग्राउंड के तौर पे जीएस का जो मूल टॉपिक है मैंने उसे पढ़ लिया है। टोटल टॉपिक 48 लिखे गए हैं, 50 तक लिखे गए हैं। टोटल जो मैंने छाटे 250-300 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स है ही नहीं, उसको हमें करंट से जाकर रिलेट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर फाइनली यही है कि हम लोग अलग अलग तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, और कहना यही है कि आपको पूरी तैयारी के दौरान जो भी तैयारी है, जहाँ से हम लोगों ने बातचीत शुरू की थी, वो यही थी कि हमें अपने व्यक्तित्व, ये जो चारों पेपर हैं, इनको सिलेबस हमें एकदम याद कर डालना चाहिए, और याद करने के बाद फिर हमें ये देखना चाहिए कि ये जो तैयारी है आपकी वो करंट के आधार पर हो, और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं देना है। इसलिए हम लोग टॉपिक वाइज इसे हम लोग करेंगे। और फिर हम लोग अब अगला जो लेक्चर लेंगे, हम लोग अगली क्लास जो कल लेंगे उसमें देखेंगे कि जो मानसून सत्र में या फिर जो करंट की घटनाएं घटी जिनको हम लोग संक्षेप में लिया है, उसको हम लोग कल विस्तार से, कल शाम को फिर लाइव हम लोग इस लेक्चर को लेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से करंट, और मैं दोनों काम करूंगा कि आपको पूरी, अगर मान लो कोई बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है तो करंट की घटनाओं को लेंगे, और उससे जुड़ी कर कोई परंपरागत जीएस आ रहा है उसको भी हम तैयार करेंगे। इसके अतिरिक्त तैयारी का शेड्यूल कैसे होना चाहिए अपने अनुभव के आधार पर, वो भी हम लोग उसके साथ साथ करते रहेंगे। और फिर फाइनली यहीं से बात कर रहे हैं, सिर्फ सर्वोच्च सेवा है, सिविल सेवा परीक्षा भारत सामान्य परीक्षाओं में से एक है, इसलिए आपका उत्तरदायित्व बन जाता है ये कि आप इसको पूरे तन्मयता से समय दें, और फिर करंट की घटनाओं को देखेंगे। जो भी अखबार में छप रहा है, कहीं कुछ छप रहा है, उसको तैयार करके हम आपके सामने लाएंगे। आप पूरी तरह से निर्भर रहकर आप उसे अध्ययन हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं। और लास्ट लाइन यही था, जो बनना चाहते हैं महसूस करो। और आईएएस बनने का मतलब है जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है प्रासंगिक है, चर्चित है और हमारे विवाद में भी है, तो उसका अध्ययन हमें करना आवश्यक है। कल मिलते हैं, नमस्कार।
कितनी देर का हो गया?